नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो खबरों की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वो पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनके निधन के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके फैंस में गमगीन हैं। दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पार्कर ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है। दिलीप कुमार को आज मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिलीप कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो लगातार फैंस को उनका हेल्थ अपडेट शेयर करती रहीं। बीते दिन भी उन्होंने कहा था कि अब दिलीप कुमार को एक बार फिर दुआओं की जरूरत है। तो तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे किस तरह से उनको 42वां नेशनल पुरस्कार दिया गया था और पद्म विभूषण भी सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया था। राजनाथ सिंह स्वयं उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उनके घर गए थे और वहां पर उन्हें पद्म विभूषण सौंपा था। तो ऐसे थे दिलीप कुमार जिनको देखकर सब बड़े हुए। और खासतौर पर अगर उनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो फिल्म फेयर पुरस्कार कब कब उन्हें मिला वो हम आपको बताते हैं। 1983 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से वो पुरस्कृत हुए। शक्ति 1968 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। राम और श्याम के लिए 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उनको मिला। लीडर 1961 फिल्म फेयर, यहां पर भी वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। कोहिनूर 1958 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। नया दौर 1957 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार देवदास के लिए। 1956 में भी उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला, उसका पुरस्कार फिल्म फेयर का। आजाद 1954 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दाग के लिए भी 2014 में किशोर कुमार सम्मान भी उन्हें मिला। तो अभिनय के क्षेत्र में एक लंबा चौड़ा करियर उनका रहा। 65 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की और हर बार वो सुपरस्टार ही साबित हुए। तो फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा नेशनल अवार्ड, पद्म विभूषण, तमाम उनकी उपलब्धियां रही उनके फिल्मी करियर में। दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी की थी और उसके बाद से लगातार सायरा बानो जो है वो दिलीप साहब की परछाई बनकर उनके साथ हर वक्त रहती थी। जब उनकी तबीयत बिगड़ती थी तो सायरा बानो खुद अस्पताल में ही रुकती थी, खुद उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टर जरूर होते थे लेकिन उनके परिवार के लोग भी होते थे, लेकिन वो खुद इसी अस्पताल में रुकती थी। 1-2 दिन पहले सायरा बानो को मेडिकल स्टोर से दवाएं लेके जाते हुए दिलीप साहब को देखा गया था। तभी साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस तरह से दिलीप साहब और सायरा बानो के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो प्रेम था, उसकी हर कोई मिसाल दे रहा था। और ऐसे में इस वक्त भी जबकि दिलीप साहब का इंतकाल आज करीब सुबह 7:30 बजे हुआ, तब भी सायरा बानो उनके साथी थी। उनके परिवार की तरफ से ये जानकारी ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई कि दिलीप साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में। और ऐसे में सायरा बानो के लिए अगर बात करें तो आज उनके लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी का दिन है, क्योंकि लगातार वो दिलीप साहब के साथ रहती थी, लोगों से अपील करती थी कि वो दुआएं करें दिलीप साहब के लिए, ताकि दिलीप साहब जल्द से जल्द रिकवर होकर इस अस्पताल से अपने घर जाएं। लेकिन वो दुआएं आज, जैसा कि आपने कहा फराह, की बेअसर हो गईं और दिलीप साहब करोड़ों फैंस को, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले, आज दुनिया को अलविदा कह के चले गए। अब ऐसे में परिवार के लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर
इस पीडी हिंदुजा अस्पताल से निकाल कर जो है वो पाली हिल में जो उनका बंगला है वहां पर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम दर्शन है, क्योंकि जिस तरह से लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत के लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों या फिर अन्य क्षेत्रों की हस्तियां हों, वो लगातार दुख प्रकट कर रहे हैं। वो अंतिम दर्शन के लिए वहां पर दिलीप साहब का अंतिम दर्शन कर सकें, इसके लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए उनके बंगले पर रखा जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उनकी अंतिम यात्रा की, वो शुरू होगी। लेकिन अभी फिलहाल परिवार के कुछ लोग यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं, तो देखना यह अहम होगा कि कितनी देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकालकर उनके बंगले जो कि पाली हिल इलाके में वहां पर ले जाया जाएगा। परा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट किया और दुख जताया है दिलीप कुमार के निधन पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार जी हमेशा सिने जगत के दिग्गज हस्ती के रूप में याद किए जाएंगे। अपनी खास अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बनाई। पूरी सांस्कृतिक दुनिया के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो प्रधानमंत्री ने भी दिलीप कुमार जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सर थोड़ा जानकारी दे दीजिए। अभी पीछे दो ना, आपका बूढ़ा आ रहा है, थोड़ा बूढ़ा आ रहा है, इसके लिए वहीं खड़े से टेन हो जाएगी। बस बोल दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब एक रिएक्शन खंखरियाल। तो स्मृति ईरानी ने भी एक ट्वीट किया है, एक युग का अंत, ओम शांति, ये लिखते हुए दिलीप कुमार जी को याद किया है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। तो आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी कुछ नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है। इसमें सहयोगी दलों के भी कई नेताओं को जगह मिल सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला विस्तार है। सभी नए मंत्री आज ही शपथ भी लेंगे। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। हाँ, फोन जरूर सबको आए हैं। सब एक एक कर दिल्ली पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शाम को 6 बजे जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा, जो नए मंत्री होंगे वो शपथ भी लेंगे। तो आज मोदी मंत्रिमंडल के का विस्तार होना है। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सहयोगी दलों के भी कई नेताओं को जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला विस्तार है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार और कहा यह जा रहा है यूपी उत्तराखंड से भी कुछ नाम हो सकते हैं। क्या वो नाम कौन होंगे? हालांकि अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जब फोन कॉल आया, दिल्ली की तरफ रवानगी हुई तो बहुत चीजें स्पष्ट हुई। देखिए नीलू, आपको बता दूं कि 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कुछ बातें जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस मंत्रिमंडल में एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें न केवल स्थानीय, सामाजिक, बल्कि कई तरह के चीज़ों का सामंजस्य जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अब तक मंत्रिमंडल में नहीं है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, तो ये सभी बातों का ध्यान इस मोदी मंत्रिमंडल के नए मोदी मंत्रिमंडल में जरूर ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस मंत्रिमंडल में इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि सभी क्षेत्रों की नुमाइंदगी इस मोदी मंत्रिमंडल में हो। टेक्निकल क्षेत्र से फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, ये तमाम जो टेक्निकल क्षेत्र से आते हैं, इनको भी इस मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी ख्याल रखा है
कि किस तरीके से जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ाई जाए। क्योंकि देखिए नीलू, पिछले दिनों अकाली दल और शिवसेना जो कि पुराने एलाई थे बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी गठबंधन से वो बाहर गए, उसके बाद खाली स्थान हुआ। तो ऐसे में जो इनके पुराने सहयोगी हैं, जो सहयोगी ये कह सकते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। ठीक है, उन लोगों को तो जगह मिलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे और भी लोग होंगे, और जिस तरह से मोदी जी की कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो अक्सर चौंकाने वाला हो सकता है। तो कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं जिस पर चर्चा ही ना हुई हो, बातचीत ही ना हुआ हो। देखिए, जाहिर सी बात है, जब पिछली बार जब दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय भी कई चौंकाने वाले नाम थे नीलू। तो जाहिर सी बात है इस बार भी चौंकाने वाले नाम होंगे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के वक्त में कुछ खामियां दिखी हैं और हमने देखा कि पिछले 1 महीनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मंत्रालय का असेसमेंट किया, उनका ब्यौरा लिया गया और उन्हें जहां कमी लग रही है उसको इस मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों को शामिल कराया जाए जिनके अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आगे आने वाले वक्त में प्रशासनिक तरीके से किया जा सकता है। दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उन राज्यों के प्रतिनिधित्व को जरूर बढ़ाई जाएगी। क्योंकि देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे में जो क्षेत्रीय सामंजस्य बनाना है, इसके अलावा स्थानीय सामंजस्य बनाना है, तो सामाजिक तौर पर चला जाएगा। लेकिन इस बैलेंस मंत्रिमंडल को करने में कौन कौन सा चेहरा शामिल होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्र सरकार ने नया मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नया मंत्रालय होगा, सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश इसमें की जाएगी। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए मंत्रालय बनने के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय पर पीएम नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा। और केंद्र सरकार के बनाए गए नए मंत्रालय को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा गठित नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकार से समृद्धि का माध्यम बनेगा। ये बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को साकार आकृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस
महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने।
मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत श्री दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश को भी तरजीह मिलेगी। उत्तर प्रदेश से खास चेहरों को मिल सकती है तवज्जो। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज से रीता बहुगुणा को जगह संभव बताई जा रही है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी नाम सामने आ रहा है। बस्ती से हरीश द्विवेदी को भी मौका मिलता संभव दिखाई दे रहा है। खीरी से अजय मिश्रा को भी मौका मिल सकता है। गोरखपुर से रवि किशन को मौका मिल सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ दलित चेहरे भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इटावा से रमाशंकर कठेरिया को मौका मिलेगा। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को भी मौका संभव बताया जा रहा है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर को भी मिल सकता है मौका। एसपी सिंह बघेल, राजेंद्र अग्रवाल भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। निषाद पाटिल को भी मिल सकता है मंत्री पद। अनुप्रिया पटेल को भी मौका संभव और सकलदीप राजभर को भी मौका मिल सकता है। तो कुछ नाम सामने आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है, ऐसे में चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में भी जहां जहां है, कहा जा रहा है कि वहां के चेहरों को तरजीह मिल सकती है। कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा चेहरा, हालांकि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए नीलू, वैसे तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव है जिसमें गुजरात भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी है, लेकिन अगर यूपी के लिहाज से देखिए आप तो इन सब में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां से खुद प्रधानमंत्री होकर जाते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिन नामों की चर्चा चल रही है, जो आज शाम शपथ लेने वाले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के लिहाज से कौन से चेहरे महत्वपूर्ण है। जिसमें यूपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे पहले आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो वो पटेल समाज से आती है, दूसरा बड़ा मुद्दा ये कि अपना दल सहयोगी दल है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अपना दल अब तक 3 चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुका है। इसके अलावा आने वाले चुनाव में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल पिछले दिनों अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और बीजेपी ये कहती रही कि सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेगी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी हैं, हालांकि उनको बाद में हटा दिया गया। और जब चर्चाएं ये है कि यूपी के चूंकि चुनाव है और अनुप्रिया पटेल की तरफ से जो मांग की गई थी, जो बात कही गई थी, उसमें ये बात भी सामने आई थी कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। तो अनुप्रिया पटेल का चेहरा बार बार सामने आ रहा है। संभावना ऐसी बताई जा रही है कि शायद वो दिल्ली में ही मौजूद है। इसके अलावा रीता जोशी का नाम भी चर्चा में है। वो इस लिहाज से है क्योंकि बिल्कुल अनामिका, यानी कह सकते हैं चुनाव तो है ही, लेकिन एक सोशल इंजीनियरिंग को भी सेट करने की कोशिश मंत्रिमंडल में होगी मोदी कैबिनेट के। अब देखना होगा कौन सा नाम आता है, कौन सा नाम पीछे रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में